नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीपी पांडे प्राइवेट आईटी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा एक स्पेशल सीरीज चल रहा है आईटी वालों के लिए, तो आज उसी स्पेशल सीरीज का पार्ट 9 लेकर हम आए हैं। ठीक, और ये जो हमारा पार्ट 9 है इसमें ड्रिलिंग से संबंधित जो हमारा पार्ट 8 था वो बिल्डिंग से संबंधित था। इसमें ड्रिल, टेप, डाई जैसे टॉपिक को हम सम्मिलित किए हैं। ठीक, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एक्स इन द रीमर? जो रीमर में मार्क्ड एक्स से मार्क किया गया है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हेलिक्स एंगल, बी है फ्लूट एंगल, सी है नहीं, ऑप्शन ए है रेक एंगल, ऑप्शन बी है फ्लूट एंगल, ऑप्शन सी है हेलिक्स एंगल, ऑप्शन डी है क्लियरेंस एंगल। ठीक, तो इसका जो हमारा आंसर होगा, आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा हेलिक्स एंगल। ठीक, इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हमारा होगा हेलिक्स एंगल, यानी जो एक्स से ये दर्शाया गया है ये हमारा क्या है? ये हमारा हेलिक्स एंगल को दर्शा रहा है। ठीक, ये रीमर है, रीमर के हेलिक्स एंगल को ये दर्शा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोण क्या है? जैसे मान लो हमें कहीं पे रिवेटिंग करना है, तो वहाँ पे अगर हमको काउंटर सिंकिंग करना है तो काउंटर सिंकिंग का एंगल क्या बनाएंगे हम? व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग? ऑप्शन ए 75 डिग्री, बी है 80 डिग्री, सी है 90 डिग्री, डी है 120 डिग्री। तो इसका जो हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल क्या होगा? 75 डिग्री, यानी 75 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको थ्रेड दर्शाई गई है, कौन सी थ्रेड है? एक्सटर्नल थ्रेड है। एक्सटर्नल थ्रेड में ये पूछा गया है, मार्क किया गया है, ये क्या है इसे देखना है। थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट्स मार्क्ड एक्स ऑफ द थ्रेड? तो ये हमारा क्या है, इसको ये पूछ रहा है। चलो हम आप सभी को थ्रेड के बारे में कुछ बता देते हैं। थ्रेड में हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको माइनर डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनर डायमीटर। और जो क्रस्ट के बीच की दूरी होती है इसे मेजर डायमीटर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मेजर डायमीटर। इसे मेजर डायमीटर बोलते हैं। ये मेजर और माइनर हो गया। और ये जो आपके थ्रेडों के बीच से ये जो लाइन आई है ये और ये, इसको पिच डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच डायमीटर बोलते हैं। ठीक, फिर ये देखते हैं हम, ये जो होती है इसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो इसके अंदर से आई है उसको रूट बोलते हैं। ठीक, जो रूट और क्रेस्ट को जोड़ती है यानी ये, इसको फ्लैंक बोलते हैं। ठीक, और एक थ्रेड से नहीं, इस थ्रेड से इस थ्रेड की जो बीच की दूरी होती है उसको पिच बोलते हैं। तो ये इतने चीज़ हमने आप सभी का क्लियर किया। तो एक्स से दर्शाया गया, इसको आप समझ में आ गया होगा आखिर ये क्या है। ठीक, ऑप्शन ए है रूट, बी है लीड, सी है पिच, डी है फ्लैंक। ठीक, तो ये हमारा क्या है? ये एक्स से जो दर्शाया गया ये क्या है? पिच है। नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A46H8V, उसमें ये क्या दर्शाता है? ठीक, क्या कह रहा है? व्हाट आर रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8V। ठीक, ऑप्शन ए है ग्रेड, बी है ग्रेन साइज, ऑप्शन ए है ग्रेड, बी है ग्रेन साइज, सी है टाइप ऑफ बॉन्ड, डी है टाइप्स ऑफ अब्रेसिव। तो ये जो हमारा ये है ये क्या है? ये हमारा अब्रेसिव है। कौन सा अब्रेसिव? एल्युमिनियम ऑक्साइड है। एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम जब हम सब ग्राइंडिंग व्हील पढ़ते हैं तो उसमें अब्रेसिव बॉन्ड के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, जो हमारा स्पेशल सीरीज का
संडे स्पेशल सीरीज हमने जो चलाया था उसमें 2 क्लास हमने ली है। उन दोनों क्लासों में हम जो हमारा पार्ट 2 है, मतलब दूसरा नंबर का जो क्लास है, उसमें हमने ग्राइंडिंग व्हील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ये जो टेबल इसमें दिया गया, इसको भी हमने क्लियर किया है। तो आप वहाँ से जाकर उस चीज़ को समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे ये होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अपघर्षक है, यानी टाइप्स ऑफ अब्रेसिव है। कौन सा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड को दर्शा रहा है। नेक्स्ट चलेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। ब्लास्ट फर्नेस से कौन सा उत्पाद प्राप्त कर रहा है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ये ब्लास्ट फर्नेस से हमें क्या मिलता है। ऑप्शन ये है पिग आयरन, बी है कास्ट आयरन, सी है राट आयरन, डी है नरम आयरन। नरम आयरन मतलब मेलेबल आयरन कह सकते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस से हमें क्या मिलता है, पिग आयरन। ये चीज़ भी आप सभी को पता होना चाहिए। ब्लास्ट फर्नेस से हमें पिग आयरन मिलता है, फोल्डिंग फर्नेस से राट आयरन मिलता है, ठीक, कि फोला फर्नेस से कास्ट आयरन मिलता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन, कि पोला फर्नेस से कास्ट आयरन, और फोल्डिंग फर्नेस से हमें क्या मिलता है, राट आयरन मिलता है। और स्टील हमारा बेसेमर फर्नेस हो गया, विद्युत आर्क भट्ठी हो गया, इन सभी चीज़ों से स्टील बनती है। तो ये एग्जाम में पूछा था, इन सभी चीज़ों को आपको भट्ठी, किस भट्ठी से हमें क्या मिलता है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। मैग्नेट या बॉल बेरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि व्हिच मेटल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स, बॉल बेरिंग एंड कटिंग टूल्स। ठीक, ऑप्शन ए है कोबाल्ट, बी है कैडमियम, सी है वेनेडियम, डी है मॉलिब्डेनम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये कोबाल्ट। वो क्या हो, कोबाल्ट है। ठीक, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पाइराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है। हाउ मच कापर कंटेन इन पाइराइट्स ओर। यानी जो तांबे की हमारे एक अयस्क है, तब एक और जो है पाइराइट्स, उसमें तांबा कितना होता है, यानी कापर कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन ये है 15%, बी है 32%, सी है 50%, डी है 45%। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो कितना है, 32% होता है। ठीक, कापर, पाइराइट में कापर की मात्रा 32% होती है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। क्या कह रहा है, व्हिच मेटल इज रेजिस्टेंस टू मेनी। क्या कह रहा है, व्हिच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मेनी टाइप्स ऑफ एसिड्स। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है, यही तो कह रहा है। तो इसका ऑप्शन ये है टिन, बी है निकल, सी है लेड, डी है क्रोमियम। तो इसमें हमारा लेड होगा। हमें अम्लों को रखने के लिए लेड सीट के बर्तन में, यानी लेड के जो बर्तन होते हैं उसको प्रयोग करते हैं। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। क्या कह रहा है, व्हिच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस। यानी हमारे सरफेस के नज़दीक जो हमारा मतलब क्या टूटा है, सतह के पास टूटे हुए स्टड को, यानी जो हमारा स्टड टूटा है वो सतह के बहुत पास है, ये नहीं कि बिल्कुल सतह के बराबर है, सतह के पास टूटा हुआ है। ठीक, यानी सतह से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। तो उसके लिए हम कौन सा, मतलब किस विधि के द्वारा निकालेंगे। इसमें कई 4 विधि दिया गई है। पहला इजी आउट विधि, ठीक, दूसरा ड्रिल होल बनाना या ड्रिल मेकिंग ड्रिल होल मेथड, सी है प्रिक पंच मेथड, डी है यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच, यानी वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग करके। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर सी है। इसमें क्या है, प्रिक पंच विधि। अगर सतह के बराबर होता तो हम ड्रिल होल बनाकर निकाल सकते थे। ठीक, लेकिन सतह के बराबर नहीं, सतह से थोड़ा ऊपर निकला हुआ है। अगर ज़्यादा ऊपर निकला होता तो स्क्वायर टेपर पंच का उपयोग करके निकाल लेते। लेकिन अगर सतह के अगर अंदर होता तो इजी
आउट विधि से निकालते, लेकिन वो हमारा क्या है, सतह से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ, तो इसलिए हम प्रीकपंच मेथड से अपनाकर उसको निकाल देंगे बाहर। ठीक, तो हमारा जो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर प्रीकपंच मेथड है। ठीक, चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना होता है? व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू? ऑप्शन ए 60 डिग्री, बी है 90 डिग्री, सी है 105 डिग्री, डी है 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रिल बिट में एक्स के द्वारा चिन्हित किया गया कोण का नाम क्या है? कोण का नाम हमें बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क्ड एक्स? एक्स से जो दर्शाया गया है उस एंगल को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए है चीजल एंगल यानी छेनी कोण, बी है रेक एंगल, सी है पॉइंट एंगल यानी बिंदु कोण, डी है लिप क्लियरेंस एंगल। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिप क्लियरेंस कोण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है? Which angle is determined by the helix angle in drill bit? जो ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल होता है वो किस कोण से निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है बिंदु कोण यानी पॉइंट एंगल, बी है रेक कोण, सी है चीजल एंगल, ठीक, डी है क्लियरेंस एंगल यानी क्लियरेंस कोण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है बी, जिसे ड्रिल में हमारा रेक एंगल से हेलिक्स एंगल निर्धारित होता है, उसी तरह हमारे ड्रिल बिट ही तो है, ड्रिल बिट में भी ऐसे ही निर्धारित होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेक एंगल हो जाएगा। हेलिक्स एंगल को रेक एंगल भी कह सकते हैं आप। ठीक, एक ही एक तरह से देखा जाए तो। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा रीमर में लंबा टेपर लीड होगा? यानी ऐसा कौन सा रीमर है जिसमें टेपर लीड एंगल ज़्यादा होता है यानी लंबा होता है? तो 13 का जो हमारा राइट आंसर होगा, 13 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सॉकेट रीमर। सॉकेट रीमर में क्या होता है, सॉकेट रीमर में टेपर लीड जो होता है वो लंबा होता है। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टूल का क्या नाम है? यानी एक टूल आपको दर्शाएगा, इसका नाम पूछा जा रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? ये जो टूल बना हो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है स्टोन ड्रेसर, बी है डायमंड ड्रेसर, सी है स्टार व्हील ड्रेसर, डी है एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। तो आप सभी को इसमें इस व्हील में एक स्टार की तरह आकार बना हुआ दिख रहा होगा, स्टार की तरह। तो इसके वजह से हमारा जो आंसर है स्टार व्हील ड्रेसर है। तब ये स्टार बनने की वजह से नहीं है, ये स्टार व्हील ड्रेसर ही है। शक्ल से भी हम पहचान सकते हैं, इसका नाम भी स्टार व्हील ड्रेसर भी है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को इंगित करता है? व्हिच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बांड इन ग्राइंडिंग व्हील? ठीक, यानी बांड ग्राइंडिंग व्हील में बांड की ताकत को कौन इंगित करता है? ऑप्शन ए है ग्रिड, बी है ग्रेड, सी है स्ट्रक्चर, डी है ग्रेन का आकार। तो जो ग्रिड होता है ये हमारे स्ट्रक्चर को दर्शाता है। ठीक, एब्रेसिव स्ट्रक्चर को। ग्रिड जो होता है मतलब हमारे एब्रेसिव के आकार को दर्शाता है, कितने छोटे हैं कितने बड़े हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है। ग्रेड जो होता है बांड को दर्शाता है, ये सॉफ्ट है, मीडियम है, हार्ड है। बांड 3 प्रकार के बांटे गए ग्रेड के आधार पर। ठीक, फिर आपका स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर भी हमारे एब्रेसिव को ही दर्शाता है। ग्रेन का आकार और नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब एब्रेसिव को ही दर्शाएगा। तो इसमें हमारे बांड को कौन दर्शा रहा है, ग्रेड दर्शा रहा है। ठीक, ग्रेड के आधार पर बांड हमारे 3 होते हैं, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। ठीक, बस में आई। तो ये कौन कौन सा होता है, सॉफ्ट में हमारा ये से एच आ जाता है। ठीक, ये से एच सॉफ्ट में, मीडियम में पी से क्यू, ठीक, मीडियम में पी से क्यू, हार्ड में मीडियम में ये मीडियम में हमारा आईपी आता है और क्यू से जेड तक हमारा हार्ड में चला आता है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा बांड ग्रेड के आधार 3 प्रकार के होते हैं। पहला सॉफ्ट ए से एच तक, और बी क्या है मीडियम, मीडियम में आई से पी तक हमारा मीडियम में आ जाता है,
और Q से Z तक हमारा हार्ड में हो जाता है। ठीक, तो ऐसे आपको जो ग्राइंडिंग व्हील का ऐसे दे देता है, वे ऊपर हम सब क्वेश्चन देखे थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन दे तो वहाँ पे पूछ सकता है कि ये क्या दर्शा रहा है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट चलेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। ब्लास्ट फर्नेस में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आप सभी को एक ब्लास्ट फर्नेस बनाया गया है, यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस दिख रही है। पहला जाने ब्लास्ट फर्नेस से बनता है क्या? ब्लास्ट फर्नेस से हमें क्या मिलता है? पिग आयरन मिलता है। सबसे गंदा जो लोहा होता है वो ब्लास्ट फर्नेस से ही तैयार किया जाता है। तो ये क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन ब्लास्ट फर्नेस? ब्लास्ट फर्नेस से जो मार्क किया गया एक्स से, उसको मतलब उस पार्ट का नाम क्या है? ऑप्शन ये है टूयर्स, बी है मोल्टन स्लेग, सी है मोल्टन आयरन, डी है टेपिंग होल। तो ये हमारा क्या है? टूयर्स है, जहाँ से हम गर्म हवा भेजते हैं इसके अंदर की ओर। ठीक, तो हमारा ऑप्शन ये क्या है? टूयर्स है। नेक्स्ट लेंगे हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कास्ट आयरन एलॉय में कार्बन कंटेंट की रेंज क्या होती है? व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन? ऑप्शन ये है 2 से 4%, बी है 5 से 9%, सी है 6 से 9%, डी है 10 से 12%। तो हमारा राइट आंसर क्या है? कास्ट आयरन में कार्बन का जो परसेंटेज होता है 2 से 4% होता है, सभी को पता होता है। बस में आई। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्नियर माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? आपको एक वर्नियर माइक्रोमीटर बनाया गया है। सो वर्नियर कैलिपर सभी लोग जानते होंगे, माइक्रोमीटर जानते होंगे। अब ये आ गया नया नाम वर्नियर माइक्रोमीटर, यानी माइक्रोमीटर भी है वर्नियर भी है, दोनों का कंबाइन रूप है। ठीक, तो इसका लिस्ट काउंट पहले जानेंगे। पहले वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 mm, mm में 0.02 mm, इंच में 0.001 इंच। माइक्रोमीटर का mm में 0.01 mm, इंच में 0.001 इंच। अब वर्नियर माइक्रोमीटर का mm में 0.001 mm मतलब 0.001 mm और इंच में 0.0001 इंच। तो वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पता हो गया। ठीक, अब इसके पार्ट जो दर्शाए गए हैं एक्स से, इसको देखेंगे। ऑप्शन ये है एनविल, बी है बैरल, सी है थिम्बल, डी है रेचल। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है क्या है? थिम्बल है। थिम्बल ही जिसको हम अंगूठे से घुमाते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है? थिम्बल है, सी है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट चलेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिन्हित एक्स भाग का नाम क्या है? ये आपका रीमर का ही पार्ट है, लेकिन रीमर का जो नीचे का पार्ट होता है, जो हमारे जाप के अंदर एंट्री करता है, उसी के मतलब पॉइंट को यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक, रीमर के कटिंग एज मतलब ये पॉइंट वाला जो है, इसी को दर्शा दिया गया है। जैसे लग रहा है कि हमारा कोई मिलिंग कटर वगैरह है, तो ये मिलिंग कटर ना होकर रीमर का फ्रंट का सबसे नीचे का ये व्यू है। ठीक, तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स से जो मार्क किया गया है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ये है हील, बी है कटिंग एज, सी है पॉजिटिव रेक एंगल, डी है निगेटिव रेक एंगल। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ये क्या है? निगेटिव रेक एंगल है। ये जो हमारा एक से दर्शाया गया है क्या है? ये निगेटिव रेक एंगल है। ऊपर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे है वो निगेटिव होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। आंतरिक मैट्रिक मोर्स टेपर्ड होल को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है? Which reamer is used for reaming internal matrix Morse taper holes? ऑप्शन ये है हेलिकल फ्लूट रीमर, बी है हैंड रीमर विथ पायलट, सी है टेपर पिन हैंड रीमर, डी है सॉकेट रीमर विथ पैरेलल सिंक। सॉकेट रीमर विथ पैरेलल सिंक। तो 20 का आंसर क्या है? 20 का हमारा डी आंसर है। समांतर सिंक के साथ सॉकेट रीमर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। इस रीमर के प्रकार का नाम बताइए। आपको एक फिगर में रीमर दिखाई गई है, ये कौन सा रीमर है पूछा जा रहा है। नेम द टाइप ऑफ द रीमर। ऑप्शन ये है हैंड रीमर, बी है हेलिकल रीमर, सी है मशीन रीमर,
डी है टेपर पिन रीमर। तो ये जो हमारा रीमर है ये कौन सा है, हैंड रीमर है। आपको दिख रहा होगा ऊपर इसका जो शंख है, फिर उसके ऊपर टैंक बना हुआ है, वो हमारे स्क्वायर में बना हुआ है। क्यों स्क्वायर में बना हुआ है, क्योंकि इसको हमें टेप रिंच में पकड़कर हाथ के द्वारा घुमाना रहता है, इसलिए इसको ऐसा बनाया जाता है। तो इसके ऊपरी शंख को देखकर, टैंक को देखकर हम पहचान सकते हैं कौन सा रीमर है। नेक्स्ट चलेंगे हम 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। चिन्हित यक्ष भाग का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज यक्ष? इस भाग का नाम क्या है जो यक्ष दर्शाया गया है? ऑप्शन ए है आर्बर, बी है ड्रिल चक, सी है ड्रिल बिट, डी है चक की। तो इसका जो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा है ये क्या है, आर्बर है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? कौन सा ऐसा रीमर है जिसमें टेपर लीड एंगल लंबा होता है? अभी इस क्वेश्चन को हम कर चुके थे। तो कह रहा है कौन सा रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। ये क्वेश्चन हम सब किए थे भी, इसमें सॉकेट सही था। व्हिच रीमर विल हैव अ लॉन्ग टेपर लीड, यही क्वेश्चन था ना। कौन सा नंबर? 13 नंबर दिखा देते हैं हम सभी को। 13 नंबर क्वेश्चन भी दिखाते हैं हम सभी को। ये कौन सा रीमर में लंबा टेपर लीड होगा, वही क्वेश्चन 26 नंबर में आ गया है। 23 नंबर में कौन सा रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है? ठीक क्या कह रहा है? व्हिच रीमर हैज अ लॉन्ग टेपर लीड, व्हिच रीमर विल हैव अ लॉन्ग टेपर लीड। मतलब एक ही क्वेश्चन को इन्होंने बार बार घुमा दिया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, पहले में भी सॉकेट रीमर था तो इसमें भी सॉकेट रीमर होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉकेट रीमर हो जाएगा। दोबारा क्वेश्चन वही आ गया हमारा। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर, किस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है? Which cast iron has the ability to reduce vibration and tool chattering in machine tools? ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन, बी है वाइट कास्ट आयरन, सी है नोडल कास्ट आयरन, डी है मेलेबल कास्ट आयरन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, राइट आंसर ये है ग्रे कास्ट आयरन। कौन सा? ग्रे कास्ट आयरन होता है। नेक्स्ट चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राट आयरन का उत्पादन करने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है? Which furnace is used to produce राट आयरन? ऑप्शन ए है ब्लास्ट फर्नेस, बी है किपोला फर्नेस, सी है पुलिंग फर्नेस, डी इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस से क्या मिलता है? पिग आयरन मिलता है। किपोला फर्नेस से कास्ट आयरन मिलता है। पुलिंग फर्नेस से राट आयरन मिलता है। इलेक्ट्रिक आर्क भट्ठी से स्टील बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पुलिंग फर्नेस से हमें क्या मिलता है? राट आयरन मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जस्ता निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? जस्ता समझ रहे हैं ना, जिंक। Which ore is used to extract zinc? जिंक को निकालने के लिए हम किस अयस्क का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है बॉक्साइट, बी है ग्लेना, सी है केलेमाइन और डी है कैस्टेराइट। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या है? केलेमाइन। हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस उपकरण का उपयोग बेयरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है? कौन सा है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट Which tool is used to check the internal clearance of the bearing? बेयरिंग के अंदर आंतरिक क्लियरेंस को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए स्टील रूल, बी है फीलर गेज, सी है डेप्थ गेज, डी है वर्नियर कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, फीलर गेज। राइट आंसर हमारा क्या होगा? फीलर गेज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। चिन्हित यक्ष भाग का नाम क्या है? ये एक प्रकार का आपका टेप, टूटे हुए टेप को बाहर निकालने का एक क्या है, यंत्र है, उसी का नाम इसमें पूछा गया है। टेप इंस्ट्रक्टर जिसे बोल सकते हैं। ठीक, क्या क्या बोल सकते हैं? टेप इंस्ट्रक्टर, टेप को बाहर निकालने वाला।
तो इसका जो राइट आंसर है देखते हैं, ऑप्शन ये है कॉलर, बी है स्क्वायर हेड, सी है फिंगर्स, डी है बॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ये क्या है? ये फिंगर्स है। फिंगर से हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं, तो ये भी उसकी उंगलियां हैं। इन्हीं के द्वारा वो टेप को जाप के अंदर से निकालता है फंसाकर, तो इसलिए क्या बोलते हैं? इसको फिंगर बोलते हैं। नेक्स्ट चलेंगे 29 नंबर। एकमे थ्रेड का कोण क्या है? जो एकमे थ्रेड होता है उसका कोण क्या है? ऑप्शन ये है 66 डिग्री, बी है 55 डिग्री, सी है 29 डिग्री, डी है 45 डिग्री। तो एकमे थ्रेड का एंगल सभी को पता होगा, जो हमारे लेथ मशीन लीड स्क्रू होता है उसका एंगल, उसमें जो एंगल जो चूड़ी होती है, जो थ्रेड होता है वो एक में होता है, उसका एंगल 29 डिग्री, ये सभी लोगों को पता है। ठीक, तो 29 डिग्री में राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू मार्क्ड एज एक्स? इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है रूट, बी है पिच, सी है क्रेस्ट, डी है थ्रेड एंगल। तो जो डी का हमारा जो इसका राइट आंसर है वो डी है, थ्रेड एंगल। ये क्या दर्शाया गया है? थ्रेड एंगल को दर्शाया गया है। तो आज के लिए बस 30 क्वेश्चन ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 31 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आए, आप सभी को इस वीडियो से कुछ मदद मिले या आपको अच्छा लगे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन नंबर को डाल दें, सर हमें इस क्वेश्चन नंबर में डाउट है। हम उस क्वेश्चन की डाउट को नेक्स्ट वीडियो में आपको सोल्यूशन के साथ समझा देंगे। ठीक, तो आप सभी लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।